नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ट्रंप ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए कई अहम फैसले लिए। आप्रवासन, जलवायु समझौता और सजा माफी जैसे मुद्दों पर बड़े कार्यकारी आदेश जारी कर ट्रंप ने यह तो साफ कर दिया है कि ट्रंप 2.0 का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की ये बेबाकी और आक्रामक फैसले लेने की शैली क्या अमेरिका को आगे ले जाएगी या फिर उनके विरोधियों को एक बार फिर से उन्हें घेरने का मौका मिलेगा? ट्रंप अमेरिका के वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की बात कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि यह अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत है, लेकिन क्या वास्तव में ट्रंप की वापसी अमेरिका को विकास के नए आयाम तक पहुंचाएगी या फिर तस्वीर कुछ और ही होगी? साथ ही साथ आज हम इस खास चर्चा में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नीतिगत फैसलों का प्रभाव मिडिल ईस्ट पर और खास तौर पर भारत पर कैसा होगा। आज बात इसी मुद्दे पर। तो देखिए, ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप के फैसलों पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास पैनल, जिसमें कर्नल देवानंद जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है देवानंद जी। साथ ही साथ अंकित अवस्थी जी विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अंकित जी। साथ ही साथ एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आपका भी एकलव्य जी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ विमल कोठारी जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंकित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ट्रंप अगेन, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ट्रंप के काल में जो बात बहुत समय से एक्सपेक्टेड थी उससे बियॉन्ड अब तक कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट से प्रेसिडेंट पद की शपथ का दौर तय किया, उस बीच में नवंबर से जनवरी के बीच का कालखंड उन्होंने जिन घोषणाओं से ओतप्रोत रखा, डे वन में उन्होंने एंट्री करते ही जो भाषण दिया उसमें 10 बड़ी घोषणाएं, और जैसे ही उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उसमें 11 बड़ी घोषणाएं, जिसमें चाहे उनका WHO से बाहर निकलना हो, चाहे पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना हो, चाहे मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर अपनी तरफ से इमरजेंसी की घोषणा करना हो, और टैरिफ को लेकर के जो पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ था उसी तरह का एग्जीक्यूशन ऑर्डर निकालना हो, ये सब कुछ वेल एक्सपेक्टेड ग्राउंड पर चल रहा है। इंटरेस्टिंग था, कैपिटल हिल के अंदर जिन्होंने हिंसा की थी उन लोगों को डे वन के अंदर पार्डन कर दिया गया। यानी कि डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोगों के लिए ट्रंप का पहला दिन ही बहुत सारे सवाल लेकर खड़ा हो रहा है। जहां भारत जैसे देश के अंदर किसी भी बड़े उद्योगपति का राजनीतिक दल से नाम जुड़ना बवाल का कारण बनता है, वहीं ट्रंप के शपथ में एलन मस्क का डांस करते हुए आना और एलन मस्क के लिए उनकी पहली घोषणाओं में से ही मार्स पर जाने की घोषणा करना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा पूंजीवादी देश है और वो अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को अपना बाजार समझता है। ये डे वन का आज का बड़ा लर्निंग लेसन है। जी अंकित जी, एक बात और, क्योंकि कहते हैं कि फैसले तो काफी कुछ निर्धारित भी करते हैं, हालांकि अभी तो शुरुआत है, लेकिन आगे आगे होगा क्या ये तो बाद में पता चलेगा। अगर पहले के टेन्योर को देख लिया जाए ट्रंप के और अब की अगर मंशा को देख लिया जाए तो क्या समझ आता है? देखिए, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रंप पहले भी जब आए थे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही नारा रखा था। बीच में बाइडेन का कालखंड रहा तो लोगों को लगा कि ट्रंप को लोग भूल जाएंगे, लेकिन अमेरिकन्स ने कहीं ना कहीं ट्रंप के पक्ष में या ट्रंप को दिमाग में रखते हुए यह सोचा है कि कहीं ना कहीं टैरिफ बैरियर जैसी चीजें अमेरिका को ग्रेट बना पाएंगी, जो कि अर्थशास्त्र की भाषा में एक तरफा पहलू है। अगर दो तरफ से हम इसे देखने का प्रयास करें तो अगर ये टैरिफ लगाते हैं तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जिसे अभी अमेरिकन समझना नहीं चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टैरिफ लगाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल इंपैक्ट क्या होगा, यानी कि वो कंट्रीज जो ये सोचती हैं कि हमारा माल महंगा इनके देश में मिलेगा तो वो रुक कैसे जाएंगे। जैसे आज का मैं आपको अपडेट देता हूं, आज बाजार 1300 अंक के आसपास सेंसेक्स गिरा है। भारत सरकार ने आज ही लिस्ट मंगवा ली है अमेरिकन गुड्स की
कि बताओ भाई कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पर हम टैरिफ कम करके अपना टैरिफ वहां से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये अभी मीडिया में खबर चलना शुरू भी हो चुकी है। दैट मींस कि वो देश काउंटर मेजर्स उठाएंगे। भाई जैसे ट्रूडो ने आने से पहले इस्तीफा दे दिया, बहुत से देशों ने अपने समझौते कर लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि टैरिफ से ये धमकाते चलेंगे और बाकी लोग रास्ता नहीं निकालेंगे। ट्रंप के कालखंड में निकाल भी लिया तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ट्रेड बरकरार रहेंगे। बिल्कुल अंकल जी, और इसलिए मैंने सवाल किया अभी, क्योंकि आप अपने देश की तो बात कर रहे हैं लेकिन दूसरे देशों को भी तो साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा जी। अब आपका रुख करना चाहेंगे कर्नल देवानंद जी। अब आते हैं रक्षा पर, क्योंकि रूस की बात कर ले, चीन की बात कर ले, ट्रंप का दोबारा से आना कहीं ना कहीं उनके लिए एक अनकंफर्टेबल स्थिति तो है ही, लेकिन ओवरऑल अगर रक्षात्मक उसके सवाल अगर करते हैं फैसले के हिसाब से, तो किस तरीके से देखा जाए भारत की स्थिति को लेकर हम बात करते हैं तो वो कैसे समझ आता है? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए जहां तक ट्रंप साहब का आना, उनकी एक बड़ी अच्छी विशेषता मैं मानता हूं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और जहां तक सुरक्षा के मद्देनजर या कोई भी ऐसी बात करना, मैं मानता हूं ये एक ऐसी रणनीति है जो मैं भारत का नागरिक होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं। देखिए, पहली बात उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध समाप्त करने की और प्रयास करूंगा, जो हर सैनिक और हर एक अच्छा नागरिक यही चाहेगा कि खून खराबा नहीं होना चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने पहला कदम कर दिया है। इजराइल और हमास का एक तरह शांति उनकी जो संधि पर साइन हो चुके हैं, आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी। तो पहली बात जो अरब वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा था। दूसरा उन्होंने कहा था कि देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने की कोशिश करूंगा, और मैं मानता हूं समय लग सकता है, पर वो भी बंद होगा। वो किस तरह होगा हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि एक अपने देश के लिए जो कहा है कि साउथ के अंदर जो इमरजेंसी लगाई है मैक्सिको की तरफ, वो जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको बंद करने के लिए, और यहां इलीगल इमिग्रेंट्स एक विषय है जहां पर इमरजेंसी साउथ बॉर्डर पे मैक्सिको की तरफ लगाई है उन्होंने। वो सिर्फ मैक्सिको से कुछ लोग आना जाने की बात नहीं है। अगर उसके नीचे देखें, उन्होंने कहा कि हम पैनामा कैनाल को जो 1900 सदी के अंदर उन्होंने खुद ने बनाई थी, और बाद में कहीं 1970 के दौर में उन्होंने पैनामा को हैंडओवर कर दी, और आज जो चीन अपने BRI के अंतर्गत उसके ऊपर वो दावा ठोक रहा है, कुछ ऐसी हरकत साफ कर दिया कि मैं इसको लूंगा। देखिए, इसके साथ साथ जो जिस प्रकार से भारत की चर्चाएं लोग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए सबसे बड़ी बात, भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन चीन है, जो मैं मानता हूं ज्यादातर समझदार लोग ऐसा ही मानते होंगे। और दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत दिखाने वाली सरकार और जो लोग चर्चा करते हैं, पिछले गलवान के बाद जिस प्रकार से चीन ने अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की विभिन्न तरीके से, पर एंड के अंदर पिछले महीने भर के अंदर जिस प्रकार से चीन शांत हुआ है, भारत के समर्थन में आया है, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिले हैं कि वो पाकिस्तान को कहा है कि POK भारत का हिस्सा, भाई आप जानो भारत जाने, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके साथ साथ चीन ने भारत के जो बॉर्डर एरिया जिसको LOC कहते हैं, LAC कहते हैं, उस पर भी एक नरम रुख अपनाने का प्रयास कर रहा है, और चीन ने भारत को अपने पाले में करने की कोशिश की है। और जो अगला जो हमारे सुरक्षा और सामरिक महत्व से जो भारत से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है, देखिए उसने बोला कि टेररिज्म से मेरी कोई दोस्ती नहीं होगी, और पाकिस्तान को तो साफ कह चुका है कि उसको सजा देने का वक्त आ गया है, जिससे कि वो उग्रवादियों को समर्थन हर तरीके से, अब अमेरिका बेवकूफ नहीं बन सकता टू दैट इफेक्ट। और लास्टली अगर हम देखें जो बांग्लादेश के और हमारे इस परिप्रेक्ष्य में जो म्यांमार में हो रहा है, जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, और डीप स्टेट एक ऐसा मेरा मानना है कि वो एंटी भारत, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी उन देशों के काम करता था जो उभरने की प्रयास करते थे, और उसको भी झटका लग चुका है। जिस प्रकार से यूनुस साहब जो भी हरकत कर ले, कितने दिन बाद जाएगा, पर जिस अराकान आर्मी जिस तरीके से बांग्लादेश को एक तरह पूरा उसको क्लियर कर दिया कि भाई तुम सुधर जाओ, और सेंट मार्टिन आइलैंड्स की जो बात अमेरिका ने की, या जो इनके बांग्लादेश के जो बाहर हमारी शेख हसीना जी ने की, जो बाहर हिंदुस्तान में शरण ले रखी है, वो जो सेंट मार्टिन के ऊपर ऑलरेडी अराकान आर्मी एक तरह कब्जा कर चुकी है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, पर वहां आने जाने नहीं दे रही है। तो मैं मानता हूं इससे पूरे बदले हुए अराकान आर्मी, भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और लास्ट बात जो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अभी ट्रंप साहब आ गए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होने वाली है, युद्ध रुकवाने की तरफ वो बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध जल्दी समाप्त होता है तो सबसे बड़ा, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप
हमारे देश के लिए अच्छे हैं और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है वो अब कम होगी कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल कम ही। मैं हमारा देश नहीं, मैं ट्रंप को एक अच्छा संकेत मानता हूं विश्व शांति के लिए। और दूसरी बात देखिए, शांति कब होगी? इकोनॉमिक्स के ऊपर हम जाते हैं। अगर ये युद्ध बंद होता है तो पेट्रोल तेल के दाम सस्ते होंगे तो बाजार नीचे आएगा। और बहुत सारे इनडायरेक्ट मैं मानता हूं पूरे दुनिया को। और जैसे अभी मेरे साथी अंकित जी बता रहे थे कि उन्होंने उन क्या बोलते हैं वायलेंट पीपल जिन्होंने वो हंगामा किया था पिछली बार उनके चुनाव के दौर में, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी उन्होंने उनको माफ किया करीब 1600 का, मैं अच्छा कदम मानता हूं। क्योंकि राजनीतिक द्वेषता को खत्म करने में, और अगर ट्रंप अपने आदमियों का साथ नहीं देंगे तो कल उनका कौन देगा भाई? और मैं मानता हूं राष्ट्र के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार से भारत की भी रणनीति, भारत का भी पॉलिटी जो हमारे आज के दिन मोदी जी हैं, तो मैं मानता हूं कहीं कहीं अच्छा संकेत। ठीक है, एकलव्य सिंह जी, आपको भी ये लगता है कि जिस तरीके से कर्नल देवानंद जी जो पॉइंट्स को गिना रहे हैं, ट्रंप को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा वो बता रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? या फिर ट्रंप की जिस तरीके से अब नीतियां हम देखेंगे या फिर आगे आने वाले समय में जिन नीतियों को वो अपनाएंगे, फिर चाहे वो अलग अलग सेक्टर की बात कर लें, तो क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या समझ आता है? देखिए, ट्रंप और मोदी में जो सबसे बड़ी समानता है ना दीपिका जी, वो है राष्ट्रवाद। मोदी जी यहाँ पे नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, ट्रंप वहां पे कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए वो ये भी समझते हैं कि इसके लिए यदि कुछ बहुत ही आवश्यक है तो वो है भारत के साथ एक सकारात्मक साझेदारी। और वो ये भी समझते हैं कि ये मैं रुक रही हूँ एकलव्य जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बड़ी तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन से जो अमेरिका को सबसे बड़ी क्षति हुई, वो उनकी जो विश्व में सबसे शक्तिशाली देश होने की जो उनकी छवि थी, वो उस इमेज को जो क्षति पहुंची है, उसी को वापस एक तरह से ट्रंप को रिस्टोर करना है। और वही उनका सबसे हरक्यूलियन टास्क है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैंने क्यों कहा कि ट्रंप भी ऐसा मानते हैं कि भारत से एक सकारात्मक साझेदारी के बिना यह नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि कल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी जो फ्रंट रो की फर्स्ट सीट थी, वो किसके पास थी? हमारे विदेश मंत्री माननीय श्री एस जयशंकर जी के पास। मैं आपको बताऊं कि कर्नल देवानंद जी ने जो अभी एक बात करी ना ग्लोबल डीप स्टेट के बारे में, उसके बारे में भी आपको दो छोटे से पॉइंट्स बताना चाहूंगा। एक तो ये कि जो ट्रंप है वो स्वयं उस ग्लोबल डीप स्टेट की फोर्सेस से लड़के निकले हैं, तो वो समझते हैं कि उसका क्या एंटी नेशनल इंपैक्ट होता है। और जो भारत में हो रहा है, ग्लोबल डीप स्टेट के वीकन होने से भारत एक तरह से और सशक्त होगा। मैं आपको दूसरी बात एक और बताऊं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अभी सैफ अली खान वाला एक केस हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि ग्लोबल डीप स्टेट के जो ये मेंबर्स हैं और उनके पेरोल पे जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा? जैसे ही अटैक हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये कैसा अनसेफ देश है जिसमें कि इतने बड़े बड़े लोगों पे अटैक हो जाता है। उसके बाद जब उसकी फर्स्ट फोटो रिलीज हुई अटैकर की सीसीटीवी पे, तो उन्होंने कहा अरे इसने तो भगवा गमछा पहना हुआ है, ये सैफ अली खान पे नहीं, ये एक मुसलमान पे अटैक है। उसके बाद वो पकड़ा गया तो पता चला कि अरे ये तो मुसलमान ही था। तो कहने लगे अरे इस देश में बेचारा गरीब मुसलमान करे तो क्या करे, इतनी बेरोजगारी है, क्राइम ही करना पड़ता है। फिर पता चला कि वो तो बांग्लादेशी है, तो कहने लगे कि अरे ये घुसपैठिया यहाँ पे ये सोच के थोड़ी आया होगा कि भारत में मुसलमानों की इतनी बदतर हालत होती है। उसने तो सोचा होगा कि अच्छा होता होगा वहां पे, यहां पे आके पता चला इतनी गरीबी है, तो उसको क्राइम का सहारा लेना पड़ा। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स क्रिएट करे जाते हैं अपने अलग अलग मीडिया विंग्स को फंड करके, मीडिया से मेरा कहने का मतलब है नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया बट सोशल मीडिया ऑल्सो, तो उसको भी डिफीट करने में मैं समझता हूं कि ग्लोबल डीप स्टेट की वीकनिंग से बहुत बड़ा असर होगा। ठीक है, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, क्योंकि ट्रंप अगेन के साथ साथ शेयर मार्केट में तो काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। देखिए दीपिका जी, जहाँ तक शेयर बाजार की बात करें, जैसा मेरे साथी ने बताया था कि आज गिरावट है, लेकिन शेयर बाजार में कोई भी गिरावट स्थायी नहीं हो सकती। और अभी जो पोजीशन है, जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है, उसके हिसाब से जो ट्रंप्स प्रशासन है, ट्रंप्स मंत्रिमंडल है, ये स्पेशली एक वीक के टाइम में अपनी नीतियों के बारे में खुलासा करेगा। अभी जो संकेत मिले उन संकेत के आधार पर हो सकता है अभी गिरावट का माहौल बना हो, लेकिन मैं नहीं मानता स्टॉक मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है वो कोई स्थायी गिरावट होगी। जैसे कर्नल साहब ने फरमाया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध समाप्त हो सकता है, ट्रंप हो सकता है इसके अंदर
कोई एसोसिएशन करें, कोई भागीदारी करें, कोई प्रस्ताव करें या किसी वार्ता के लिए उन दोनों पक्षों को एक मंच पे लाने की पहल करें। सवाल ये भी है कि आखिर इस युद्ध को होते हुए इतना लंबा समय हो गया, रूस बुरी तरह से थक चुका है, उसकी इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक टूट चुकी है। तो ये तो तय है कि युद्ध तो हमेशा ख़त्म होता ही होता है, चाहे उसमें कुछ समय लगे या नहीं लगे। जैसे मेरे दूसरे साथी ने इकोनॉमिक्स को लेकर के बातचीत की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप प्रशासन भारत का सपोर्ट चाहिएगा उसको, और वो भारत को सपोर्ट करने की अपनी नीतियों पर फोकस करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत विश्व की बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जैसा ट्रंप प्रशासन ने अपनी शुरुआत के अंदर जो संकेत दिए थे, जिसमें इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से उसको भारतीय बाजारों की जरूरत पड़ेगी। भारत से डायरेक्ट कोई विवाद हो ऐसा ट्रंप प्रशासन करेगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ये मिलेगा कि जो भारत की पोजीशन है, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो उसमें 36% के आसपास का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ में है। जी मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं जिसके अंदर जैसे एक्सपोर्ट फिगर्स की बात करें तो 7.31 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत का यूएस के साथ में हुआ था, और जो इंपोर्ट है वो 42.24 बिलियन है। अर्थात ये जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया का यूएस के साथ में काफ़ी अच्छा है जी। और जैसा कि एक बड़ा मुद्दा जो हो सकता है वो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि इंडियन करेंसी को अब बहुत सारे देशों ने मान्यता देने की शुरुआत कर दी है। कुछ देशों के साथ में हमारा विदेश व्यापार इंडियन करेंसी में होने लगा है जी। और ट्रंप प्रशासन या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी नहीं चाहेगा कि जो डॉलर की जो मोनोपोली है पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसको कोई देश डिस्टर्ब करे। इसे लेकर ट्रंप ने बड़ी साफ शब्दों के अंदर चेतावनी दी है। हालांकि ये चेतावनी का कितना असर होता है और वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी ये दी है कि जो भी डॉलर की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसके ऊपर अगर कोई देश डॉलर के अलावा अपनी मुद्रा में या किसी अन्य मुद्रा में काम करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर 100% तक टैरिफ की अमेरिका की ओर से लागू किया जाएगा, जो एक बड़ी चेतावनी मैं मानता हूं। ठीक है अंकित जी, क्योंकि ट्रंप अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से विमल जी बता भी रहे कि भारत का साथ जरूरी है, न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का साथ जरूरी है अगर अपने देश को आगे ले जाना है, तो क्या ट्रंप वाकई में इसका ख्याल रखेंगे या फिर जिस तरीके से ट्रंप आक्रामक तरीके से बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं वही उनकी नीति और वही उनकी पॉलिसी समझ आती है आगे आने वाले समय में? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे आने से स्वर्णिम युग का आगाज है अमेरिका के लिए। देखिए, इस परिचर्चा के दो पहलू हैं। इंडिया अमेरिका के बारे में कैसा सोचता है और अमेरिका दुनिया के बारे में कैसे सोचता है, ये दोनों पक्ष समझने होंगे। अभी जब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मेरे सभी काबिल साथियों ने बहुत अच्छे से भारत का पक्ष रखा है जी। जब बात आती है कि अमेरिका दुनिया में भारत को कैसे देखता है और दुनिया को कैसे देखता है, तो मैं अभी तक की जो बातें किया हूं उसमें एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा हूं और वो ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये केवल अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात नहीं है, दुनिया से अपने रिसोर्सेज को खींचकर अमेरिका को ग्रेट बनाने की है। अर्थात अमेरिका के हितों की पूर्ति होगी, लेकिन वो दुनिया के किसी ना किसी प्रकार को छेड़ करके व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर होगी। जहां तक बात अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की है, जब वो अपने ही साथी नाटो मेंबर्स की या फिर यूरोपियन यूनियन मेंबर्स की ये कह करके कि तुम्हारा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा या फिर पनामा जिसे 1977 में दिया कि मैं तुम्हारे वहां बॉर्डर खींच दूंगा, मैक्सिको के साथ कि तुम अब अपनी कार निर्माण वहां से बंद करो और मेरे यहां शुरू करो, ये सब क्या दर्शा रहा है? कनाडा को बोल रहे हैं कि आप 51वां राज्य बन जाइए। ये सब दर्शा ये रहा है कि केवल अमेरिका ग्रेट बनना नहीं चाह रहा है, अमेरिका दुनिया में से वही पुराना कॉलोनियल माइंडसेट जो कभी ब्रिटिशर्स लीगेसी में लेकर गए थे अमेरिका, ट्रंप कहीं ना कहीं उसी को गो फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा उनकी इस पूरी मानसिकता में। अभी तक अमेरिका के अंदर जितने भी राष्ट्रपति बने, उन्होंने किसी राज्य पर कब्जा करने की नीति का कभी खुलकर समर्थन नहीं किया। अलास्का था जिसको उन्होंने खरीदा था रूस से, लेकिन कनाडा को साफ बोलना, ग्रीनलैंड से ले लेने की बात करना, पनामा पर अटैक करने की बात करना, यह दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉलोनियल लीगेसी की तरफ है। दूसरी तरफ साम्राज्यवाद के विषय पर जब हम बात करते हैं तो एक जमाना था जब हम बोलते थे कि साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनिज्म, तो ये जो नियो कॉलोनिज्म है इसको पछाड़कर ये बैक टू दी रूट जा रहे हैं कि नहीं मुझे जमीन चाहिए। वो पुराने समय में होता ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देशों ने सोचा हमने इतनी बढ़िया तकनीकी बना ली है कि अब हमें मूव करने की जरूरत नहीं है,
तकनीकी स्वयं जाकर के संसाधनों को सोख कर ले आएगी। ये वो व्यक्ति हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि नहीं, जमीन भी चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी भी चाहिए और मुझे अपने संसाधनों की वसूली भी चाहिए। आप हालिया के एक उदाहरण से देखिए, इससे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। चीन ने टिकटॉक बनाया, अमेरिका को लगा कि ये कहीं ना कहीं इंस्टा का राइवल खड़ा हो रहा है, अमेरिका के अंदर देखे जाने वाले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन ने टिकटॉक बनाया, इंडोनेशिया फर्स्ट यूजर है, सेकंड लार्जेस्ट यूजर अमेरिका है। भारत ने गलवान इंसिडेंट के बाद चाइनीज ऐप बंद किया, उसमें टिकटॉक बंद कर दिया। अमेरिका ने टिकटॉक बंद नहीं किया। इंटरेस्टिंगली 19 तारीख को, मतलब 20 तारीख को अमेरिका शपथ लेगा, ट्रंप शपथ लेते हैं। 19 तारीख को टिकटॉक के केस में बात आती है कि उनकी कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप डे 1 बैठते हैं, पहले ही दिन शपथ के अंदर टिकटॉक का सीईओ प्रेजेंट होता है और सीईओ की प्रेजेंस में उसके सामने साइन करते हैं कि 90 दिन तुम और चला लो। ये क्या है? अपने हितों की पूर्ति करते समय दूसरों की कंपनी को ना चलने देना। ये साम्राज्यवाद का नया रूप है। अमेरिका जिस तरह से अब आगे बढ़ने वाला है, हर कंपनी को समझने की। और देखिए, ट्रंप से हम आकर्षित हैं क्योंकि वो भी राष्ट्रवादी हैं और हम भी राष्ट्रवादी हैं। थॉट दक्षिणपंथियों की लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि उनका जो राष्ट्रवाद है ना, वो दूसरों को ग्रैब करने का भी है। तो साम्राज्यवाद प्लस राष्ट्रवाद, ये कहीं ना कहीं भारत के वसुधैव कुटुंबकम से अलग है। ये मेरा पॉइंट है, बाकी सभी काबिल साथी हैं। कर्नल देवानंद जी, मैं इस पूरे जितनी चर्चा हुई इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी पॉलिसी बनाता है, कोई भी देश, कोई भी उसके हित हैं, वो सबको कभी भी 100% मान्य नहीं हो सकते। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, भारत एक उग्रवाद से बहुत प्रताड़ित किया हुआ देश है। हमने बहुत लाखों की संख्या में नागरिक और हमारे सैनिक खोए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, अगर 2017 का अगर मैं एग्जैक्टली याद करूं, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जहां पर ये 7 इस्लामिक कंट्रीज को मुसलमानों की एंट्री बंद की थी, बहुत साफ शब्दों में। और अभी मेरे ख्याल से वो 11 की करने वाले, और उसके अंदर किया, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, पर मुझे लगा है कि पता लगा है कि उसमें पाकिस्तान को करने वाले हैं। देखिए, इसको कंबाइन करें आप साउथ में जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई है अपने मैक्सिकन बॉर्डर पे, बेसिकली क्या है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वो खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों को स्पेशली जो उनके देश के खिलाफ सोचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा छोटा सा एक ऑर्डर है जो हम मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाय बर्थ कोई भी अब उनका सिटीजन नहीं होगा। ये देखिए, भारत को भी इस पे मंथन करना पड़ेगा। अगर कोई बाहर से आ जाते हैं और बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी नागरिकता मिल गई, तो कई डीप स्टेट या कोई बड़े जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको इसमें हिस्सा मिलता है। अब रही बात जो एक अंकित जी ने बताया कि अमेरिका एक उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर कब्जा करने की, मैं इनसे सहमत हूं। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने खुल के कहा है कनाडा को कि हमारा 51वां स्टेट बन जाओ। उसके बाद खुल के अभी कल कहा इन्होंने कि पनामा हम वापस लेंगे। वो खुल करके कहते हैं कि भैया मैं ऐसा करूंगा। तो ये बात सत्य है, इनकी है, पर मैं एक थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे देश का और इंटरनेशनल पीस के लिए। अगर कनाडा को वो लगाम लगाते हैं तो मैं तो मानता हूं भारत के लिए अच्छी बात है। और दुनिया के नक्शे देखिए, 30-35 वर्ष में किसी भी इलाके के परमानेंट नक्शे नहीं हो सकते। अगर मेरी भगवान सुन ले तो मेरा तो अफगानिस्तान वाला अखंड भारत जल्दी पूरा बने, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, एक आखिरी कमेंट एकलव जी आपका। तो कुल मिलाकर देश ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए ट्रंप का आना क्या लाभदायक होगा, ये मानकर हम चलें? अभी अंकित जी ने जो उनके एक कैपिटलिस्ट एटीट्यूड की जो बात बताई ना, अमेरिका की जनता ने उनको इसीलिए चुना है कि वो अपना और अपने देश का फायदा देखें, अपने राष्ट्र का फायदा देखें। परंतु देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, एक और बिजनेसमैन है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गुजराती प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्हीं ट्रंप के ही शब्दों में मोदी जी एक बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं और वो भारत राष्ट्र के फायदे पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और देखिए, एक छोटी सी बात इसमें, वैसे तो आर्थिक इश्यूज पे ऑब्वियसली जो विमल जी ने बताया, अंकित जी ने बताया, वो ज्यादा जानते हैं, परंतु इसका एक जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो एक लाइन में आपको बता दूं कि देखिए, जो फंडिंग हमारे यहाँ आती है ना, ये जो ग्लोबल डीप स्टेट की, अभी एक बात हुई थी ना कि जो ट्रंप का जो जश्न था उसके मंच पे इलॉन मस्क नाच रहे थे जी। आप सोचिए कि अगर मोदी जी की जीत के जश्न में मंच पे अगर अडानी अंबानी नाच रहे होते तो कैसा राजनीतिक भूचाल आ गया होता है यहाँ पे। तो उसमें भी मैं समझता हूं कि जो ग्लोबल डीप स्टेट का जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, अपने ही बिजनेस कम्युनिटी के अगेंस्ट दुष्प्रचार करने का,
ग्लोबल डीप स्टेट के वीकन होने से हमारी बिजनेस कम्युनिटी और फलेगी फूलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप 2.0 है ये, लेकिन ट्रंप 2.0 में जिस तरीके से जिन पॉलिसियों का जिक्र ट्रंप ने किया, क्योंकि इससे पहले जब जीत के बाद उन्होंने कहा था कि 100 दिन के भीतर ही हम अहम फैसले लेंगे, और कल जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद जिस तरीके से आदेशों को जारी किया गया, उससे तो यही पता चलता है कि आगे आने वाले समय में ट्रंप का एक्शन प्लान, उनका एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन सवाल यह भी बरकरार है कि उनकी पॉलिसी, उनका एजेंडा, उनका एक्शन प्लान पूरे वैश्विक स्तर पर किस तरीके से वैश्विक स्तर पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा और क्या उसका असर होगा खास तौर पर भारत पर, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।